हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की संपूर्ण जानकारी। इसे शॉर्ट फॉर्म में बीजीए कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताएंगे नील हरित शैवाल क्या है, इसकी परिभाषा, नील हरित शैवाल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, नील हरित शैवाल की खोज और इसका इतिहास, नील हरित शैवाल का आवास स्थान, नील हरित शैवाल की कोशिकीय संरचना यानी कि इसका फुल स्ट्रक्चर देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, नील हरित शैवाल में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार से होता है। नील हरित शैवाल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। नील हरित शैवाल की कृषि में महत्व यानी कि कृषि में इसका क्या महत्व होता है, इसे कृषि में यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। तो दोस्तों, इसे भी हम देखने वाले हैं। फिर देखने वाले हैं नील हरित शैवाल की धान की खेती में भूमिका। तो दोस्तों, ये धान की खेती में यूज किया जाने वाला बायो फर्टिलाइजर होता है जिसकी भूमिका हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट, लास्ट और देखने वाले हैं बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन वही है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो दोस्तों, ये आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो सके, इसीलिए ये कंप्लीट शॉर्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन की बात करें तो नील हरित शैवाल ब्लू ग्रेन एल्गी जिसे कहते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव जो जीवाणुओं के समूह में आते हैं, यानी कि इनका जो समूह है वो जीवाणु है। इन्हें वर्तमान में वर्गीकरण में साइनोबैक्टीरिया कहा गया है, यानी कि इनका जो वर्तमान वर्गीकरण किया गया है तो उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा गया है। ये बहुत प्राचीन माने जाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। जो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो वायुमंडल में सीधे चली जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, नंबर फर्स्ट है, ये 3.5 अरब साल पुराने माने जाते हैं, यानी कि ये 3.5 अरब साल पुराने हैं जीव। प्रथम ऑक्सीजन उत्पादक जीव माने जाते हैं, यानी कि प्राथमिक रूप से ये सबसे पहले आए थे पृथ्वी पर और ऑक्सीजन निर्माण करने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। वास्तविक केंद्रक यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें वास्तविक केंद्रक होता है, फुल स्ट्रक्चर वो नहीं मौजूद होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, यानी कि इनका भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। जीवाणुओं की तरह ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं और उसी की श्रेणी में इसे रखा गया है, तो ये भी प्रोकैरियोटिक जीव माने जाते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक वही जीव माने जाते हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव में रखा गया है। तो ये सबसे पहले पृथ्वी पर आए, इसलिए इनको भी इसी में रखा गया है। नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। नंबर फर्स्ट है डोमेन। तो इन्हें डोमेन यानी कि किस नाम से पुकारा जाता है, तो इन्हें बैक्टीरिया के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि ये प्रकार के बैक्टीरिया हैं। जगत यानी किंगडम की बात करें तो ये मोनेरा जगत में रखे गए हैं जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया है। संघ यानी कि इसमें फाइलम की बात करें तो इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये नया समूह है जो इस बैक्टीरिया को वर्गीकृत करने का काम करता है। कोशिका प्रकार या इसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो दोस्तों ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी कि वो कोशिका जो सबसे पहले पृथ्वी पर आई। पोषण की बात करें तो इसमें पोषण का प्रकार होता है फोटो ऑटोट्रोपिक, यानी कि जो पौधे होते हैं वो स्वयं भोजन बना लेते हैं, उन्हें भी फोटो ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। इसी प्रकार ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना लेता है, इसीलिए इसे भी फोटो ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। तो आपने इस प्रकार की एल्गी देखी होगी तालाबों में, यानी कि आपने आसपास के तालाब में देखे होंगे। ये काई होती है, सामान्य भाषा में काई कहते हैं और हम इसे विज्ञान की भाषा में ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जो आपने तालाबों में देखी होगी। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक प्रकार की एल्गी है जिसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, इसी प्रकार से ये दिखाई देती है। तो आप ये छोटे और बड़े एल्गी देख सकते हैं जो तालाब में मौजूद होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले इन्हें शैवाल माना जाता था, अब जीवाणु वर्ग में रखा गया है, यानी कि वर्तमान समय में इसे साइनोबैक्टीरिया वर्ग में रखा गया है। खोज और इतिहास की बात करें तो दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया जो है ये शब्द सबसे पहले प्रतिपादित किया, तो दोस्तों इसके लिए ये नीले रंग के कारण इसे साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। इनका कलर होता है वो नीला होता है, इसीलिए इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पृथ्वी पर वातावरण है वो उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों, ये नील हरित शैवाल द्वारा भी रिलीज की जाने वाली ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट, स्ट्रोमेटोलाइट जो होता है ये संरचनाओं का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रोमेटोलाइट का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर होगा
साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है। तो इस प्रकार ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों कोशिका संरचना, यानी कि जो इसकी कोशिकीय संरचना है उसमें कौन कौन से सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट है केंद्रक, यानी कि ये मेन होता है न्यूक्लियस जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो दोस्तों वास्तविक केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। आप इसमें देख सकते हैं आपको केंद्रक कहीं नजर नहीं आ रहा है, जबकि इसमें डीएनए मौजूद है, लेकिन केंद्रक नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं इसमें जो वास्तविक ट्रू न्यूक्लियस होता है वो मौजूद नहीं होता है, और इसमें डीएनए न्यूक्लियोइड के रूप में होता है। आप इसमें देख सकते हैं ये रेसे जैसी संरचनाएं हैं, यानी कि धागा युक्त संरचनाएं हैं, इन्हें डीएनए बोलेंगे। तो दोस्तों इसमें डीएनए मौजूद होता है जो रिप्रोडक्शन और संतति विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें है नंबर 2 कोशिका भित्ति। इसमें दोस्तों ये चारों ओर जो आप देख सकते हैं ये हरे रंग की संरचना, ये कोशिका भित्ति है जो अंदर की जो कोशिकीय संरचनाएं हैं इनकी रक्षा करती है। तो दोस्तों इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 3 है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, और इसमें वर्णक पाए जाते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट पाए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ये पिगमेंट हरा होता है, यानी कि जो पौधे का रंग हरा होता है वो इसी के कारण होता है, इसी पिगमेंट के कारण। नंबर 2 है फाइकोसाइनिन। फाइको जो साइनिन है ये नीले रंग का होता है जो एल्गी को नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट नंबर 3 है फाइको इरीथ्रीन। जो फाइको इरीथ्रीन है ये लाल रंग प्रोवाइड करता है, जो केरोटोनोइड्स है ये पीला रंग प्रदान करता है। तो ये 4 प्रकार के वर्णक हैं जो शैवालों में मौजूद होते हैं। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट की, तो नीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो ये फाइकोसायानीन के कारण होता है जो इसमें मौजूद होता है। यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये नीले रंग के होने के कारण इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये रंग किस कारण से होता है, तो दोस्तों फाइकोसायानीन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। तो दोस्तों इसकी संरचना की बात करें तो इसमें जो बाहरी संरचना है, सबसे बाहरी संरचना, इसे स्लाइम कोट बोला जाता है। ये एक प्रकार की कवर करती है, इस संरचना को रक्षा करती है। नेक्स्ट इसके दूसरे नंबर पर एक संरचना आती है, इसे कैप्सूल बोला जाता है। ये भी इसके आंतरिक कोशिकाओं की संरचनाओं की रक्षा करती है। नेक्स्ट उसके बाद एक आती है दूसरी पतली झिल्ली, तो उसके इसे म्यूकोइड्स शीथ बोला जाता है। और उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन होती है बाहरी झिल्ली, तो दोस्तों इसमें बाहरी झिल्ली भी पाई जाती है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकोन लेयर पाई जाती है जो आउटर मेम्ब्रेन के बाद की होती है। उसके बाद आंतरिक झिल्ली भी मौजूद होती है, इसे इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है या आंतरिक झिल्ली बोला जाता है। उसके बाद आप इसमें डोट जैसी संरचनाएं देख रहे हैं, बहुत सारे डोट डोट जैसी संरचनाएं, ये फाइकोब्लिसम होते हैं। ये फाइकोब्लिसम होते हैं जो इसमें डोट जैसी संरचनाएं मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें ग्रीन कलर की 2 संरचनाएं देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की संरचनाओं को लिपिड ड्रॉपलेट कहते हैं। आप इस संरचनाओं को जरूर याद रखें क्योंकि लिखित एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं बनाने को कहा जाता है, तो आप इस संरचना को बना सकते हैं यूपी बोर्ड या अगर कोई एग्जाम में। इस प्रकार की ग्रीन कलर की छोटी सी संरचनाएं देख रहे हैं, इन्हें कार्बोक्सीसोम कहा जाता है। और इसमें डीएनए जो संरचना है इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि ये डीएनए है। तो दोस्तों इसमें डीएनए और इसमें प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। थाइलेकॉइड्स, थाइलेकॉइड भी इसमें, आप इसमें लंबी लंबी इस प्रकार की संरचनाएं देखने हैं, इन्हें थाइलेकॉइड्स बोला जाता है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण इसके कोशिकांग हैं जिसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं प्रजनन। इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होते हैं इसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो नील हरित शैवाल होता है इसमें केवल अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, यानी कि लैंगिक प्रजनन हुआ होता है जिसमें नर और मादा दोनों पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक प्रजनन बोला जाता है। जबकि एक ही कोशिका द्वारा प्रजनन होता है तो इस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन बोला जाता है जो इसमें होता है। तो दोस्तों इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, ये याद रखना है। इसमें प्रकार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन, उसमें भी प्रकार पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट है बाइनरी फिजन। जो बाइनरी फिजन होता है इसमें एक कोशिका होती है, एक कोशिका से आगे चलकर 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। आप इसमें समझ सकते हैं आसानी से, ये एक कोशिका है, यहाँ पर एक कोशिका मौजूद है जो आप देख सकते हैं। ये आगे चलकर 2 कोशिकाओं में, छोटी छोटी कोशिकाओं में बट जाती है, इसे 2 पुत्री कोशिकाएं बोल सकते हैं, जो आगे चलकर विकसित होकर बड़ी बड़ी 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर आगे चलकर
यही एक प्रकार के बीजीए का निर्माण करती है। नेक्स्ट नंबर 2 है फ्रेगमेंटेशन। जो फ्रेगमेंटेशन है ये तंतु टूटकर नए तंतु बनाते हैं, यानी कि दो तंतु टूट जाते हैं और एक दूसरे तंतु का निर्माण करते हैं, यानी कि दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट नंबर 3 है होर्मोजोनिया फॉर्मेशन और अल्कनेट फॉर्मेशन। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार से रिप्रोडक्शन इसमें कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 की बात करें तो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये धान के खेत में यूज किया जाता है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। तो दोस्तों ये एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, यानी कि जो हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन होती है 78% जो मौजूद होती है उसकी पूर्ति ये नाइट्रोजन की पूर्ति वायुमंडल से करता है, पौधों को देता है। इसके लिए इसका यूज धान के खेत में किया जाता है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति करता है धान के खेत। नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य रूप में परिवर्तित करते हैं। जो हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन होती है उसे इस प्रकार से उपयोग के लिए रूप में परिवर्तन करते हैं। तो हमारा जो पौधा होता है धान का, उसको ये नाइट्रोजनेज एंजाइम के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो एंजाइम भाग लेता है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में किस प्रकार का एंजाइम भाग लेता है, तो उसमें 4 ऑप्शन में नाइट्रोजनेज एंजाइम भी लिखा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखें। प्रमुख नाइट्रोजन स्त्री कारक जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी कि बीजीए होते हैं, उसमें आता है एनावीना, नॉस्टॉक और एलुसीरा। तो ये 3 प्रकार से प्रमुख रूप से यूज किए जाते हैं खेती में। धान की खेती में इसका यूज प्रमुख रूप से किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में। तो दोस्तों ये तीनों एक प्रकार के बायो फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं इसका कृषि में क्या महत्व है, यानी कि जो बीजीए होता है इसका कृषि में महत्व देख लेते हैं। धान की खेती सबसे अधिक यूज किया जाता है इसका धान की खेती में। आप इसमें देख सकते हैं ये लड़की द्वारा धान की खेती में इसका बुरकाव किया जा रहा है। नेक्स्ट इसके लाभ भी समझ लेते हैं, इसके क्या लाभ रहते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, उर्वरक लागत को कम करते हैं। जो बीजीए होता है ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, जो हमारे केमिकल होते हैं उनकी अपेक्षा ही सस्ते पड़ते हैं और हमारे लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। मृदा उर्वरकता बढ़ाते हैं, यानी कि जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ये हमेशा उर्वरकता नहीं बढ़ाते हैं, जबकि हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो हमारी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है हमेशा के लिए। उत्पादन बढ़ाते हैं, अगर नाइट्रोजन की पूर्ति बढ़ेगी फसल का उत्पादन बढ़ेगा, तो इस हिसाब से ये उत्पादन बढ़ाते हैं। पर्यावरण के मित्र, यानी कि ये इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि पर्यावरण के लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं होते हैं और हमारे लिए ये लाभदायक भी होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं और पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए और पौधों के लिए भी लाभदायक होते हैं। नंबर 11 धान की खेती में इसकी भूमिका क्या रहती है। तो दोस्तों धान के खेतों में स्थिर जल होने के कारण साइनोबैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और प्रमुख रूप से उपयोगी प्रजातियां भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपने धान के खेत में देखा होगा इनका बहुत सारी काई आपने धान के खेत में देखी होगी। तो दोस्तों ये धान के खेत में बीजीए ही मौजूद होते हैं जो पैकर्स के माध्यम से इनका यूज करते हैं। तो दोस्तों प्रमुख प्रजातियां जिनका यूज धान के खेत में किया जाता है एनावीना और नोस्टॉक। ये 2 प्रजातियां ज्यादातर धान के खेत में यूज की जाती हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। धान की खेती में बीजीए लगभग 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध करा सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि धान के खेत में बीजीए के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितनी होती है प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 20 से 30 किलोग्राम। नेक्स्ट नंबर 12 है आर्थिक महत्व, यानी कि जो बीजीए होता है इसका आर्थिक महत्व भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है क्योंकि ऑक्सीजन उत्पादन करता है। नेक्स्ट नंबर 3 है खाद्य पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। एक इसकी प्रजाति है जो खाद्य पदार्थ के रूप में यूज की जाती है जिसमें बहुत सारी प्रोटीन मौजूद होती है, सुपर फूड के रूप में जानी जाती है। इसका नाम है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना जो होता है इसका यूज खाने के रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में। नेक्स्ट नंबर 4 है मत्स्य पालन में प्राकृतिक भोजन के रूप में। हानिकारक महत्व भी समझ लेते हैं कि इसके हानि क्या होती है। तो दोस्तों वाटर ब्लूम का काम करते हैं, यानी कि जल में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जिस कारण प्रदूषण होता है जल में और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां की मृत्यु होने लगती है। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा जाता है स्पायरोलिना का महत्व, यानी कि महत्व के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने परसेंट प्रोटीन होती है। तो दोस्तों 60 से 70% प्रोटीन इसमें मौजूद होती है जिसका आप एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये
सुपर फूड बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है जो अन्य कोई फूड प्रोडक्ट में नहीं होती है। तो दोस्तों इसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोषण स्रोत के रूप में प्रशंसित किया गया है। तो दोस्तों इकोनॉमिक प्रोडक्ट के रूप में इसे जाना जाता है, इस फूड के रूप में। इस प्रकार की प्रजातियां आप भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर ऑप्टेन फ्रॉम, अगर के रूप में इसका भी यूज कर सकते हैं। ये प्रजातियां दो हैं, तो इन्हें भी आप सभी को याद रखना है। तो दोस्तों MCQ जो है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रेन एल्गी यानी कि नीलहरित शैवाल का आधुनिक नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो दोस्तों ये क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है इसमें, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट नंबर 3 है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण किस कोशिका में होता है? तो दोस्तों नाइट्रो स्त्रीकरण नाइट्रोसिस्ट में होता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण। नेक्स्ट नंबर 4 है, एजोला में कौन सा सहजीवी जीव पाया जाता है? तो दोस्तों ये एनावीना एजोली पाया जाता है एजोला में। नेक्स्ट नंबर 5 है, स्पाइरुलिना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है, यानी कि जिसे सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है? तो दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक जीव है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 7 है, लैंगिक प्रजनन किसमें अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, इसमें रिप्रोडक्शन अलैंगिक होता है। नेक्स्ट नंबर 8 है, धान के खेतों में सर्वाधिक उपयोगी जैव उर्वरक है? तो आपका ब्लू ग्रेन एल्गी है, जिसका धान के खेत में यूज किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जल में हरी नील हरित परत बनने की घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे एल्गल ब्लूम बोला जाता है, क्योंकि आपने तालाबों में देखा होगा बहुत सारी परतें होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो इसे एल्गल ब्लूम बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर 10 है, साइनोबैक्टीरिया में नीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखें। फाइकोसायानीन के कारण ब्लू ग्रीन एल्गी का रंग नीला होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने ब्लू ग्रीन एल्गी देखी होगी तालाबों में या पहाड़ों पर, तो इस प्रकार से होती हैं बहुत सारी क्याई जैसी संरचनाएं, जो आपने आसानी से देखी होंगी। तो इस प्रकार ये संपूर्ण टॉपिक है, जो आप सभी के हर एग्जाम और हर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर आप सभी को इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं, इसीलिए ये आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।